अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे। एक तो हम बात करेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हमारा एक इदारा है आईनी, उन्होंने जारी किया है कि ऑनरेबल जजेस जो है वो क्या बात कह सकते हैं मीडिया के अंदर, क्या नहीं कह सकते, क्योंकि आए दिन ये मसाइल आ रहे हैं कि ऑनरेबल जजेस के ऊपर प्रेशर्स हैं, उनको काम नहीं करने दिया जाता, तो वो क्या बात करेंगे, किस तरह से करेंगे, किसको वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, मीडिया के सामने आ सकते हैं, किसी इन्वायरमेंटल इशू के ऊपर भी सुने बात नहीं की जा सकती। ये इतना जो है वो इसको टाइट करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्या इसके अंदर जो हमारी मुकन्नना है या जो एग्जीक्यूटिव है उसको कोई खदशा लाक है कि ऑनरेबल जजेस बोलेंगे तो उनकी कोई जो है वीकनेसेस पॉइंट आउट होंगी? क्या वजह है, क्यों ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर चेंजेस आई हैं और किन्होंने की है, इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि 26वीं तरमीम जो है उसके ऊपर अभी समाअत जो है वो जारी है। मुख्तलिफ हमारे जो सीनियर काउंसिल्स हैं, जो इस मुल्क के बेस्ट ब्रेन्स हैं, वो बात कर रहे हैं, ऑनरेबल जजेस उसको सुन रहे हैं। मुल्क का फैसला होने जा रहा है कि मुल्क जो है वो किस करवट जाएगा। आम शख्स भी ये जानता है कि कानून की पासदारी जब तक नहीं होगी, आइन की जब तक पासदारी नहीं होगी, उस वक्त तक कोई भी मुल्क जो है वो आगे तरक्की नहीं कर सकता। बहुत सारे आर्गूमेंट हैं, लेकिन अभी जो नुक्ता ज़ेर बहस है 26वीं तरमीम के मुतल्लिक वो यही है क्या कि जो मौजूदा बेंच है, जिसे हम आइनी बेंच कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं, ये 26वीं तरमीम की पैदावार है। क्या ये जो है वो 26वीं तरमीम को सुन सकता है? कहा जाता है कि जो तरमीम किसी इंस्टीट्यूशन को पैदा करती है, अगर वो चैलेंज हो जाए तो वो इंस्टीट्यूशन उसको नहीं सुन सकता, क्योंकि डायरेक्ट बेनिफिशरी जो है उसके अल्फाज उसके मुतल्लिक जो है वो कहे जाते हैं। क्या इसके सियाको सुबाक हैं? दोनों मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ आज स्टूडियो के अंदर बैरिस्टर्स मौजूद हैं। दोनों माशाल्लाह बैरिस्टर्स हैं और अपनी जो है वो एक जिसे कहते हैं हमारे प्रोफेशन के अंदर लोहा मनवा चुके हैं। बैरिस्टर अमर सईद एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और बेशुमार पिटिशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फाइल कर चुके हैं, जानते हैं कि बात किस तरह से करना चाहिए, गहरा और वसी जो है तजर्बा रखते हैं। उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। और अगेन फिर बैरिस्टर हैं, बैरिस्टर हशाम अताउल्ला, ये भी एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। पहले आप दोनों मेहमानों को मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। बैरिस्टर भी बेशुमार जो है, हशाम जो है वो बेशुमार पिटिशंस फाइल कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुतालिक बहुत वसी तजर्बा रखते हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये 26वीं आइनी तरमीम के मुतालिक और दूसरा जो कोड ऑफ कंडक्ट है ऑनरेबल जजेस का, इसके बारे में वो क्या कहते हैं। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं अमर, आई थिंक यू आर द सीनियर वन और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाती हैं। और पहला जो मौजू है वो मैं यही रखना चाहूँगा, कोड ऑफ कंडक्ट जो है, ये ऑनरेबल जजेस जो है इनका कहा गया कि जनाब आप ये बात कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या यहाँ पे मजीद स्क्वीज करना एक जज को कि जनाब आप कोई जो है वो किसी बार से भी खिताब नहीं कर सकते, आप किसी कॉन्फ्रेंस जो लॉयर कम्युनिटी है उससे भी बात नहीं कर सकते, तो आप तो बिल्कुल उनका दम जो है वो एक घुटने वाली बात है कि आप कहेंगे कि आप सांस भी नहीं ले सकते, ब्रीथिंग स्पेस समझते हैं कम हो रही। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जी बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। देखिए, एक चीज़ है कि आपने इतनी जो ये रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, जो ये आप एक कोड बना रहे हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में समझने की कोशिश करें तो ऐसे लगता है कि जैसे उन जजेस को जो डाइसेंटिंग व्यू रखते हैं या वो जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामलात को देख रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह साइलेंस करने के लिए या उनको किसी न किसी तरह प्रेशराइज करने के लिए, कोई सिलेक्टिव किस्म के मामलात करने के लिए ये एक तरीक़ेकार है। ये एक वो इम्प्रेशन है जो क्रिएट किए जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि इसके पीछे वजह ये है, लेकिन जो ओवरऑल एक इम्प्रेशन सोसाइटी में जा रहा है, हम देखिए वी आर मेंबर्स ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी, हम इस सारी चीज़ को बड़े गौर से देख रहे हैं। मेरे नज़दीक जो ये कोड इस वक्त लाया जा रहा है, इसकी जो टाइमिंग है वो मेरे नज़दीक जो है कुछ मुनासिब नहीं है। मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा, लेकिन जो इम्प्रेशन जा रहा है बाहर को एंड टू द जनरल पब्लिक, वो ये है कि इट विल बी यूज्ड एज अ टूल and it will be targeted against certain judges who are not on the same page with others. जी This is my view. Uh,
बाकी देखते हैं कि ये मामला आगे चलता कैसे। इस पे लेकिन तो लेकिन अमर, आप एक चीज से तो इत्तेफाक करेंगे कि बहरहाल एक कोड ऑफ कंडक्ट तो होना चाहिए, क्योंकि जाहिर है उनका एक इंटरेक्शन उस तरह से नहीं हो सकता, या पॉलिटिशियन बट या साहब जो आप जो कह रहे हैं मैं बात आपकी वजह समझ रहा हूँ। मुझे बताएं कि अगर एक जज, एक ऑनरेबल सिटिंग जज अगर अपनी बार में आके किसी भी ओकेजन पर अगर एड्रेस ही नहीं कर सकता लॉयर्स को, ठीक है, आपने, मैंने, मेरे दोस्त ने, हम सब ने ये सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है कि जज स्पीक्स थ्रू हिज जजमेंट्स, वो तो बात ठीक है, लेकिन आजकल के दौर में जहाँ इंटरेक्शन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सब चीज़ें इतनी मौजूद है, और इंटरेक्शन अगर एक हेल्दी एनवायरनमेंट में हो रहा है जहाँ पर बात तालीम की हो रही है, कानून की हो रही है, डेमोक्रेसी की हो रही है, और उसमें रूल ऑफ लॉ की बात है सारी, ठीक, तो उसमें इंटरेक्शन एक हेल्दी चीज है और होना चाहिए। बिल्कुल ये ठीक। डिस्टेंस क्रिएट करके, वो वाली बात से मैं एग्री करूंगा कि ब्रीदिंग स्पेस कम किया जा रहा है और सप्रेशन की तरफ लेके जाया जा रहा है, जो कि इस जुडिशियल सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मैं बात को आगे लेके चलता हूँ। हशाम, आप भी माशाल्लाह बैरिस्टर हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि आप कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात के ऊपर भी असिस्ट कर रहे होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑनरेबल जजेस जो हैं, क्या उनको जब आप इस तरह से रोकेंगे कि जनाब वो बाहर से भी खिताब नहीं कर सकते, वो कोई एकेडमिक डिस्कशन भी नहीं कर सकते, क्या ये खाइफ हैं कि कोई लॉयर्स मूवमेंट ना चल पड़े और इस तरह से मामला ना हो, तो क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसके अंदर आ सकती है? देखें सर, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी आउटसेट, जब हमने वकालत शुरू की तो जो पहला प्रिंसिपल हमें वकालत शुरू करने से पहले भी और वकालत में जब हमने आंख खोली तो हमें बताया गया दैट द जजेस मस्ट स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स। ये एक नेचुरल सी बात है। अब हाँ, जब इसकी कंटिन्यूअंस में बात करते हैं ना, सर्टन रिस्ट्रिक्शंस जुडिशरी के ऊपर जरूरी, मेरी नजर में जरूरी इस वजह से है कि दे मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद रिस्ट्रिक्शंस के इंस्टीट्यूशंस जो है, जिस इंस्टीट्यूशन या अंडर द एम्ब्रेला ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच दे आर एक्चुअली वर्किंग, उसके अंडर वो कोई ऐसी बात पब्लिक के अंदर नहीं कर सकते जिससे इंस्टीट्यूशन को किसी किस्म की कोई उसकी इंटेग्रिटी या फॉर एग्जांपल उसकी रेपुटेशन डैमेज हो। एक बात तो ये। अब वहां पे जहां तक रिस्ट्रिक्शन की बात आती है, तो जजेस जब आप उस कुर्सी पे बैठ जाते हैं तो फिर आपके ऊपर एक मॉरली और एथिकली भी आप बाउंड हैं कि आपने उस कुर्सी और उस इंस्टीट्यूशन की इज्जत करनी है। अब जहां तक बात रही कि आप पब्लिक या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं कि जी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने एक राइट प्रोवाइड कर दिया गया है, और जो कुछ मोजिस जज साहब जो हैं वो बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर वाउच करते हैं कि जी हमारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा मतलब इस चीज के ऊपर वाउच करते हैं कि हमें रोका जा रहा है और हमें बात करने नहीं दी जा रही। बात सर ये नहीं है। बात ये है कि वंस मैं अगर फॉर एग्जांपल किसी भी बार का नुमाइंदा हूं या बार को रिप्रेजेंट करता हूं या फॉर एग्जांपल वुकला की बारे में बात करता हूं, तो मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि मैंने उसके इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करने हैं। अब जब अगर फॉर एग्जांपल कुछ जजेस आजकल के करंट सिनेरियो के अंदर देखा जाए ना, तो डिवर्जन्स हैं। ये डिवर्जन्स मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बड़ी दफा कहा है कि अब से नहीं थी, ये शुरू से थी, बट ये कभी भी ऐसे पब्लिकली जाहिर नहीं हुई। अब पब्लिक सेंटिमेंट को आप क्या मैसेज दे रहे हो? अब जब फॉर एग्जांपल हमें ये पता होता है, आप खुद प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आप जब भी किसी हाई मतलब सुपीरियर कोर्ट के जजेस के सामने पेश होने जाते हैं तो उसके बारे में आप सारी रैकी करके जाते हैं कि यार ये फॉर एग्जांपल कौन सा जज कहां से कैसे और किस तरह जिसे कहते हैं आर्ग्यूमेंट सुनता है और उसका बिहेवियर क्या होता है। अब फॉर एग्जांपल इन्हीं के ही पब्लिक इंटरेक्शन आप कर लेंगे तो आप जनरल पब्लिक भी इजीली एक्सेस कर लेगी कि हाँ यार ये वाला जो फलाफला जज इस बेंच में बैठा हुआ है ना जी, ये इसको इस तरह इस बंदा है जिसकी वो सुनता है, बिल्कुल ठीक, और ये बंदा है जो उसके पास चला जाता है तो उसको रिलीफ मिल जाता है। सर बात इतनी है कि मैं इस चीज के ऊपर ऐड करता हूं कि सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस और कोड ऑफ कॉन्डक्ट जजेस को भी होना चाहिए कि एटलीस्ट दे शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। बट हाँ, अगर इस लॉ को सिर्फ पिन पॉइंट करके अगर कुछ जजों के ऊपर रखा जाएगा कि जी
इसको पिन पॉइंट करें और ये ना बोल सके या ये ना बोल सके, वो गलत है। मिस यूज ऑफ एनी लॉ जो कि सिर्फ और सिर्फ रेलेवेंटली या अडॉप्ट ही उस वजह से किया जा रहा है कि कुछ बंदों को रोकने के लिए, तो दैट आई पर्सनली फील कि दैट इज रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है। मैं वापस अमर आपकी तरफ आऊंगा। आपने लेटर एक लिखा है ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने और मुनीब अख्तर ने, उन्होंने यही लिखा है कि जनाब ये आप इस तरह से जो है वो ब्रीथिंग स्पेस नहीं कम कर सकते और इसको एड्रेस करना चाहिए। अगर एक आपको पता है दूसरे इदारे कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ऑनरेबल जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे उन्होंने खत भी लिखा 5 लोगों ने कि जनाब हमें ये मसला है, तो आप नहीं समझते कि आपको कोई कानूनी रास्ता तो उनको देना पड़ेगा कि वो उसके अंदर बात कर सकें। दूसरा जो है वो इसकी जो लीगैलिटी है कि 5 लोग थे जुडिशल कमीशन के आगे और उन्होंने 2 ने उसके अंदर से कहा जी कि हम नहीं हिस्सा बनते, 3 ने जो है वो मेजोरिटी के साथ रूल को अमेंड कर दिया। इसके ऊपर के डिबेट नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं होनी चाहिए थी। जो ऑनरेबल जजेस जो हैं आप वेबसाइट पे पुट करते हैं, उसके अंदर लोगों का फीडबैक लेते हैं, कोई बात समझ आती है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से आप एक ऑनरेबल जज के लिए नहीं है, ये हाई कोर्ट के लिए भी है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भी है, चारों सूबों के ऑनरेबल जजेस अब इसके अंदर आएंगे, तो क्या उनकी इनपुट इसके अंदर ज़रूरी नहीं थी? देखिए, यही बात तो मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कही कि आप अगर इस तरह सप्रेस करेंगे उन वॉइसेस को विच आर कंसिडर्ड द सेन लीगल वॉइसेस ऑफ आवर सिस्टम, आप इसका एक बैकड्रॉप देखें। जैसे मैं पहले कह रहा था कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस तरह एक कोड का आना, रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करना, आप ऑटोमेटिकली खुद एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं जिस वजह से आपको फ्रिक्शंस विद इन द सुप्रीम कोर्ट एंड आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट बहुत वाजे हो गई। ठीक, इन चीज़ों का फायदा नहीं होगा, सरासर नुकसान है इस पूरे सिस्टम को, इस इदालती निज़ाम को। देखिए, हमारे लिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप, मैं, मेरा दोस्त, हम लोग सारे जो हैं मेंबर्स ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी हैं, हम लोगों ने पहले दिन से इसकी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की ही बात की है और आज भी उसी की कर रहे हैं। ठीक, हमें जब ये लगेगा, मैं ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन के बात नहीं कर रहा, ठीक, मैंने ये काला कोट पहना हुआ है, मैं इसके डेकोरम को, इसकी इज्जत को सामने रखते हुए बात कर रहा हूं कि जब हमें लगेगा कि भाई मामलात ऐसे बनाए जा रहे हैं जिससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो खतरे में है और खतरे में मजीद जाती जा रही है, तो फिर ये बात तो वाज़ेह हो गई ना कि इसके पीछे जो बुनियादी अंसर है ठीक, वो मुनासिब नहीं है इस निज़ाम को चलाने के लिए, बिल्कुल, और इसका कोई अच्छे खातिर खा असरात आएंगे नहीं। और हमें ये डर है कि अगर चीज़ें इस तरह चलेंगी तो फिर तो वही जजेस आगे आएंगे जो मनपसंद होंगे कुछ लोगों के। बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आता हूँ हशाम, आपने भी बात सुनी है अमर की। अब बात ये है कि एक नाजरीन के ज़हन में भी सवाल आता है कि जनाब ये जो कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया कि एक जज जो है वो इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, मीडिया पे नहीं, ये पहले भी रूटीन के अंदर चीज़ें थी, मज़ीद उसको टाइट कर दिया गया। ओके फाइन, सवाल ये है कि क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है इस प्रोसीडिंग को, या जुडिशल कमीशन के जिसके अंदर ये रूल को अमेंड किया गया है, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है इनकी प्रोसीडिंग को? देखें, एनी एग्रीव्ड पार्टी कैन चैलेंज इट बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बट पॉइंट ऑफ कंसर्न हियर इज कि यहाँ पे मसला चैलेंज करने का या इसके क्रेडेंशियल्स को देखने का नहीं है जी। द प्रॉब्लम हेयर इज कि जब फॉर एग्जांपल किसी भी जजेस को एक सेट कोड ऑफ कॉन्डक्ट दिया जाता है, अब सुपीरियर जुडिशरी को छोड़ दें, क्या जो लोअर जुडिशरी है उनमें से किसी बंदे को इजाजत है पब्लिक के अंदर आके बात करने की? नहीं, उनके नहीं है, नहीं है ना सर। तो फिर उनके ऊपर आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट, वो सेशन जजेस की जान निकली होती है कि वो किसी सुपीरियर जज के बारे में किसी अपने कुलीग से भी बात कर लें, बात बाहर निकल गई तो फौरी तौर के ऊपर इंक्वायरी होल्ड हो जानी है। बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं ना ये बात कि आप दोनों प्रैक्टिसिंग माशाल्लाह लॉयर्स हैं, मेरे से सीनियर हैं, आप मेरे से ज्यादा आपकी वकालत है, तो किसी भी लोअर जब सेट ऑफ रूल्स या कॉन्डक्ट कोड ऑफ कॉन्डक्ट आपकी लोअर जुडिशरी के लिए तो मौजूद है,
ठीक। हमारे सामने कई जजेस बेचारे रोते रहते हैं कि यार हमारी इंक्वायरी लग जाएगी, हमारी जान निकल जाएगी, और कैमरे और उनके ऊपर तो इतनी स्ट्रिक्टनेस, पीछे दो जो चीफ जस्टिस गुजरे हैं बड़ी मादरत के साथ, बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं, उनको इजाजत भी नहीं थी कि वो अपने चेंबर में भी नहीं जा सकते थे। ठीक 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 है, और कैमरे उनके ऊपर बिल्कुल दागे हुए थे कि भाई अगर आप वहां से हटके गए तो सुबह, जिसे कहते हैं, एक बड़ी मोजिज जज बेंच में भी बैठी हुई है, मैं बड़ा उनका एहतराम करता हूं, वो मतलब राउंड भी करती रही हैं प्राइवेट कपड़ों के अंदर जब वो रजिस्ट्रार थी। तो सर अगर आप उनके लिए कर रहे हैं तो आप अपने आप को क्यों ये शो कराना चाहते हैं जनरल पब्लिक के अंदर कि भाई यू आर अबव द लॉ, सेट ऑफ कॉन्डक्ट सर हमें भी पंजाब बार ने दिया हुआ है, हम भी उसके बियॉन्ड नहीं चल सकते एज बीइंग लॉयर्स। और अगर आपको कोई, आपकी जो अथॉरिटी है, जो आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, या अगर उसने कोई रूल्स ड्राफ्ट कर दिए हैं, या फॉर एग्जांपल आपको उस रूल्स के अंडर फॉल करने का कह दिया है, तो कौन सा तूफान आ गया सर? अगर आप उसको चैलेंज भी करते हैं तो जो अग्रीव्ड है, जजों में से पीछे गए तो थे वो जो जंगीरी साहब है चैलेंज करने गए थे ना जी, आप उनको चैलेंज कर दें अगर आप अग्रीव्ड हैं, अगर आपके पास कोई ऐसे पॉइंट्स हैं। मुझे तो वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसी कोई चीज नजर नहीं आती जो कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस है के ऊपर के जी हमें हमारा सांस रोकने की या हमारी बात रोकने की कोशिश की जा रही है और हमें सरप्लस किया जा रहा है। सर ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। ऐसी क्या बातें हैं जो आपने पब्लिक को आगे बतानी है? आपने तो अपनी इंस्टीट्यूशन को ह्यूमिलिएट करना है ना। मुझे तो माजरत के साथ यही चीज नजर आती है। रिलीफ आप दोनों से करते हैं जहां पे छोड़ा था। मैं जो है वो शाम आपकी तरफ आऊंगा। आपसे मैं एक बात ये करना चाह रहा हूँ कि अभी जो इसके अंदर नियत है ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर, वो मुझे डिस्टर्ब करती है कि वो कहती है कि जनाब अभी क्यों टाइमिंग इसकी इंपॉर्टेंट है। आम जो आप कह रहे हैं कि सिविल जजेस का, उसके अंदर आम लिटिगेंट इफेक्ट हो रहा होता है, हम भी जानते हैं कि उसके अंदर अप्रोचेस भी होते हैं, दूसरे मामला भी हैं, बार के जो मेंबरान है वो भी उनको अप्रोच कर रहे होते हैं। तो उनके लिए आम जो शख्स है जिसका मुकदमा है, उसके लिए तो कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। सर मैं उसी बात को कंटिन्यू करूंगा ना कि यकीन माने, मैं आपके प्लेटफॉर्म से, आपके शो से इस बात के ऊपर 100% गारंटी देने के लिए तैयार हूं कि जो एक सिविल जज है ना, वो सुपीरियर जजेस से ज्यादा काम करता है। ठीक, उसके पास रोज के 150 केसेस होते हैं और वो रोज की बुनियाद पे मिसलेनियस एप्लीकेशंस के भी फैसले करता है, और वो जिसे कहते हैं जजमेंट एंड डिग्री भी जिसे कहते हैं, वो डेली बेसिस के ऊपर लिखता है। और उनकी आप जजमेंट, मैं देखें, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, मैंने उनसे कोई क्रेडिट वगैरह नहीं लेना, बट कहने का मकसद ये है कि हाँ, इन्फ्लुएंस की बात रही तो सर इन्फ्लुएंस में कई ऐसे नाम है, कई ऐसी फेसेस हैं कि जिसकी अदालत में पेश होते ही वो इन्फ्लुएंस नहीं हो जाते जजेस। अब जिन चैम्बरों से वो आए हैं, अगर उन चैम्बर में से कोई भी बंदा पेश हो जाए तो वो इन्फ्लुएंस नहीं होते सर। अब ये बार की बात कर रहे हैं कि जी बार मेंबर्स जो हैं या बार के जो ओहदेदार हैं वो जजेस से इंटरेक्शन, तो फिर बार के एसोसिएशंस खत्म कर देते हैं। बार एसोसिएशंस का मकसद सिर्फ ये है कि सर आम वकील की, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज या सीनियर सिविल जज की तरफ रसाई नहीं है, वो आपके बार के सदर ने या उसके सेक्रेटरी ने जाना है वकला के मसाइल लेके। वो आम साइल तो अपेयर हो नहीं रहा, या तो फिर पब्लिक जो है वो इजाजत दे देना कि पब्लिक अपेयरेंस की इजाजत दे दे, वकीलों को खत्म कर दें। वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक नेचुरल प्रिंसिपल है, हो ही नहीं सकता। अब मैं उसको मजीद कैरी ऑन करता हूं कि सर वो जो वकला के इश्यूज हैं वो तो फिर जाके आपके सदर ने या बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ही करने हैं ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही बात है, पॉइंट आ गया। मैं नाज़िर चीमा साहब ने मैं ज्वाइन किया है, तारुफ के मुताज नहीं है, आप इन्हें लातादाद दफ़ा मेरे प्रोग्राम में देख चुके हैं। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुफ्त जो अभी मौजूद ज़ेर गुफ्तगू है वो आपको पता है कि कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जो एक तब्दीली आई है, उसके अंदर आपको पता है जुडिशल कमीशन ने उसके अंदर तब्दीली की। उन्होंने कहा जी आप किसी सोशल इशू पे भी नहीं बात कर सकते, और उसके पता है आपको ओपन सीक्रेट है। मंसूर अली शाह साहब ने खिताब किया अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, उधर उन्होंने इन्वायरमेंटल इशू के ऊपर बात की। उन्होंने कहा जी आप इन्वायरमेंट के ऊपर भी नहीं बात कर सकते। इतना टाइट कर देना मुनासिब? इतना टाइट तो खैर नहीं है। जहाँ तक अमेंडमेंट्स हैं वो तो हैं पब्लिक कंट्रोवर्सी या जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं जो इम्पोर्टेंट लिटिगेशंस में इन्वॉल्व हैं उनकी हद तक। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ बट साहब कि इसका बैकग्राउंड भी एक है। हमारे यहाँ कोड ऑफ कॉन्डक्ट में हमेशा से तयशुदा चीज़ थी, उसकी जो बाकायदा लैंग्वेज है वो ये है कि क्योंकि जो जज है सुपीरियर जुडिशरी का वो ऑलरेडी फंक्शन कर रहा है इन फुल व्यू ऑफ द पब्लिक। ये लैंग्वेज है कोड ऑफ कॉन्डक्ट, पहले भी थी। ठीक, और इस वजह से ही गेट्स देयर बाय ऑल द पब्लिसिटी दैट इज गुड फॉर हिम। ठीक है, ही इज गेटिंग ऑलरेडी पब्लिसिटी। जिस ओहदे पे वो है जज, उसको जितनी पब्लिसिटी दरकार है उसको ऑलरेडी मिल रही है। ठीक है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट में पहले से दर्ज है। ठीक,
इस वजह से उसको इससे ज्यादा नहीं सीख करनी चाहिए। ठीक ठीक हो गया। आगे ये कि ही शुड नॉट इंगेज इन एनी पब्लिक कंट्रोवर्सी, ठीक लीस्ट ऑफ ऑल ऑन अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। अच्छा, ये जो चीज है ना कोड ऑफ कॉन्डक्ट में पहले भी थी और बहुत सारी जगहों पे ये इतराज उठाया भी जा चुका है। तारीख में आप चले जाएं, कुछ चीफ जस्टिस की तकारीर के ऊपर लेके कि ये एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के ऊपर जो है तबसरा किया गया है, बहुत इतराज हुआ और बारों ने भी मुख्तलिफ बार एसोसिएशन ने भी इतराजात उठाए इन चीजों पे। ये पहले से हमारे यहाँ जो है एक असूल है, इसको मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, लेकिन चीफ साहब इसका एक बैकग्राउंड है। तनाजुर में मैं आगे ले गया, जी, हाँ, तनाजुर में चीज आगे चली गई, अब जी। एक्स्ट्रा उसको कर दिया गया। बहरहाल देखें, मैं बैलेंस होना चाहिए हर चीज में, रेगुलेशंस और रूल्स जो हैं उनके अंदर जो है तवाज़ुन होना चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरीली रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पे हमें, जहाँ बिल्कुल जज साहिबान के लेटर्स के जो खदशात हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं कि इस तरह से आप स्टाइफल कर सकते हैं, आप रोक सकते हैं, दबा सकते हैं, ये अपनी जगह पे हैं। ऑन दी अदर हैंड हमने ये भी देखना है कि हमारे मुल्क में एक तारीख है और ये एतराज़ हमेशा रहा है कि जो सुपीरियर जुडिशरी है और स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस कि वो पॉलिटिकल इश्यूज पे, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज पे और एग्जीक्यूटिव के मामलात पे इंटरफियर करते रहे हैं, जो शायद सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से ज्यादा थे, तजावुज करके वो मामला थे। तो हमें ये चीज भी देखें, हर चीज का रिएक्शन होता है, बिल्कुल ठीक, हमें ये चीज एक बैलेंस में रखनी है। एक मैं सिर्फ बैकग्राउंड ये देना चाह रहा हूँ कि ये एक तयशुदा चीज है, किसी को इस पे एतराज नहीं है कि हमारे जो निज़ाम में और जो हमारा कॉमनवेल्थ ट्रेडिशन से बना हुआ है सिस्टम जुडिशरी का, उसमें यही असूल है कि जजेस रिफ्रेन फ्रॉम पब्लिक स्पॉटलाइट। ठीक बेसिक प्रिंसिपल ये है। हाँ, लेकिन हाँ, एजुकेशनल उनकी ज़ात के ऊपर जो प्रेशर्स हैं, जो काम नहीं, जैसे खत लिखा इस्लामाबाद के 5 जजेस ने, अब वो पब्लिसिटी तो नहीं सीख कर रहे थे, वो कोई ऐसी उसके अंदर मकसदियत तो नहीं थी, वो तो अपनी शिकायत के अजाले के लिए लेटर लिख रहे थे। अग्रीड। और वो देखें दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे स्पीकिंग का, पब्लिक एंगेजमेंट का, हम तो उसकी कॉन्टेक्स्ट में बात करें। अब अपनी ग्रीवियंसेस को एड्रेस करने के लिए भी इसमें मैकेनिज्म दिया गया है। ठीक है, अगर आपको कोई एतराज है तो आप अपने पहले चीफ जस्टिस को बताएंगे और वो चीफ जस्टिस फिर जो है पाकिस्तान की चीफ जस्टिस को बताएंगे। ठीक इस पे भी एतराज किया गया है कि इस तरह जो लेजिटिमेट किसी का अगर कोई कंसर्न है तो वो तो दब गया, क्योंकि दबाया जा सकता है उसको इस तरीके से। अब वंस अगेन दोनों तरफ है बात, ये भी बात सही है कि आप इस तरह तो नहीं किसी भी जज को रोकना चाहिए कि अगर उसका कोई एतराज, बट दूसरी तरफ ये है ये कोई एक तरीकेकार भी तो दरकार है ना। ये तो नहीं हो सकता कि एक जज के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो पब्लिक इशू उसके ऊपर क्रिएट करके पब्लिकली खत लिख दे और वो कही, और नॉट टू से कि उन जजेस के लेजिटिमेट कंसर्न्स नहीं थे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज उन जजेस ने भी यही एतराज किया था या ये उन्होंने रहनुमाई मांगी थी चीफ जस्टिस से कि ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए। तो ये दैट वाज द बेस्ट वे दे कैन डू इट। No, I don't know if that's the best way, because that is to write a letter to say that we need guidance. What is the best way is Supreme Judicial Council should develop a mechanism. अगर एग्जीक्यूटिव की तरफ से जुडिशरी या उनके मेंबर्स के ऊपर ज्यादती की जा रही है, उसका एक स्पेशल मैकेनिज्म होना चाहिए, जो अभी तक तो नहीं है। क्योंकि हुआ क्या, शौकत सिद्दीकी साहब का केस हुआ, उन्होंने पब्लिक स्पीच की, पब्लिक स्पीच के बाद उनको मिसकॉन्डक्ट के अंदर ओहदे से जो है उतार दिया गया। उसके बाद ये वाकया हुआ, इन जजेस ने कहा कि जब शौकत सिद्दीकी साहब की जजमेंट आई कि ये गलत हुआ, तो फिर इन 6 जजेस ने कहा कि उनके केस में जब ये हुआ था तो अब हमें ये समझ आई है कि हम भी ये कर सकते हैं। इसका एक लिंक है इन चीजों का। बिल्कुल तो और उन्होंने रहनुमाई सीख की कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। यहाँ पे लेजिस्लेशन का गैप है, इसको क्लियर, इन्होंने एक मैकेनिज्म मेरा ख्याल बनाने की कोशिश की है। इस पे क्रिटिसिज्म हो सकती है, बिल्कुल। नाज़रीन, अब जो मौजू है बड़ा वसी है, इसके ऊपर जितनी लंबी बात कर सकते हैं आप, लेकिन जो निचोड़ है वो ये निकल रहा है कि एक बैलेंस जरूरी है। कोर्ट ऑफ कंडक्ट जो है वो हर शख्स के लिए होना चाहिए, जाहिर है जो ऑनरेबल जजेस हैं उनके लिए भी होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें एक ब्रीदिंग स्पेस पे मिलनी चाहिए जिसके अंदर वो अपने जो मामलात हैं, अपने जो प्रेशर्स हैं, उनको लेजिटिमेट वे के अंदर डिस्क्लोज कर सकें। दूसरे मौजू की तरफ बढ़ते हैं और बात करेंगे कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसके मुतालिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या उसके अंदर नुक्ता ज़ेर बहस है, जो उसको सहल करके आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे ताकि आम जो हमारी ऑडियंस है वो भी इस चीज़ को समझ सके। मैं अमर आपकी तरफ आऊँगा। अगेन
आप जो है वो इस चीज़ के अंदर फॉलो कर रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं अभी ऑनरेबल बेंच जो है वो आईनी बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, वो कहते हैं जी आप बता दें कि हम सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते, फुल बेंच सुन सकता है, सारे ऑनरेबल जजेस सुन सकते हैं, या 26वीं तरमीम से पहले जो ऑनरेबल जजेस थे वो सुन सकते हैं। 3 पॉइंट जो हैं वो सामने उनके आ रहे हैं, मुख्तलिफ हमारे जो सीनियर हैं वो मुख्तलिफ आरा दे रहे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं तो इस सारी सूरत हाल को इस तरह देख रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक आईनी बेंच है 8 जजों पर मुश्तमिल। कहा यह जा रहा है कि आप फुल कोर्ट बनाएं और इन 26वीं आईनी तरमीम के मुतालिक जो है फैसला जात करें। ठीक। अब वो जजेस क्या पूछ रहे हैं, ऑनरेबल जजेस, वो कह रहे हैं कि जनाब हम 8 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच है, बाकी जो हमारे साथी जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हम डबल हमारे पास कैप्स हैं। वी आर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जी। एंड वी आर आल्सो जजेस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। So a petition which is placed before us, how can we on our say कि let's constitute a full court and let's decide this petition? ठीक। Arguments दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन मैं जो लाइन टो कर रहा हूँ मैं ये कर रहा हूँ कि 8 जजेस ही डिसाइड करेंगे, फुल कोर्ट इसमें बन नहीं सकती क्योंकि वो उनके दायरे इख्तियार में है ही नहीं। ठीक। यहाँ तो ये मामला रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के पास जाता, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं वो देखते इस सारे मामले को कि क्या इस पर फुल कोर्ट बनाना ज़रूरी है, और अगर बनाना ज़रूरी है तो क्यों उस पर ज़रूरी है और किस तरह इस मामले को लेके चला जाए। मेरे नज़दीक जो है वो रास्ता अभी तक क्रिएट नहीं हुआ और क्रिएट हो भी नहीं रहा। इर्द गिर्द की तो सारी बातें हो रही हैं, ठीक ठीक, लेकिन वो जिस तरह हमारे ऑनरेबल जज साहब ने बड़ी अच्छी एक बात की कि ये तो वो उस तरह है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चार, ये तो वो वाली ख्वाहिश है जो लेके वो इस वक्त कोर्ट में खड़े हैं। बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया। मैं आपकी तरफ आऊँगा श्याम, आपने भी प्रोसीडिंग देखी है, एक तो थोड़ी सी जाहिर है एज ए लॉयर हमें पता होता है कुछ हमारे जो कुलीग्स हैं हमारे सीनियर हैं दे आर जंपिंग टुवर्ड्स कंक्लूजन, वो 26वीं आईनी तरमीम पर बात करते हैं, लेकिन जो बेंच है उसके जो है वो जेहन में यही है कि अभी ये बताएं कि भाई अभी मेरिट पे साइड पे रख दें, जुरिडिक्शन का पॉइंट है, जिसे आम नाजरीन के लिए आप ये कहें कि वो बेंच को इख्तियार समात है भी या नहीं भी नहीं है। देखें वो जो उन बेंच में जो जजेस इन इटसेल्फ हैं उन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है इन रिगार्ड्स टू द पिटिशंस चैलेंजिंग द 26th अमेंडमेंट। डायरेक्ट बेनिफिशियरी जी, डायरेक्ट बेनिफिशियरी। अब उसके ऊपर मतलब ऑब्वियसली एक बात है कि दैट नो वन शुड बी अ जज इन हिज और हर ओन केस। अब इस पॉइंट को अगर हम एक्सटेंड करके मजीद इसकी निटी ग्रिटीज के अंदर जाएं तो ये 100% बात है कि वो जब तक इसका फेट डिसाइड नहीं होता वो ये केसेस नहीं सुन सकते। और मेरी नज़र में एज पर लॉ और जो हमें कानून सिखाता है और जो हमने पढ़ा है ये इन्हीं जजेस की भी जजमेंट्स हैं कि जहाँ पे कोई भी फॉर एग्जाम्पल डिस्क्रिपेंसी है और वहां पे किसी किस्म का भी ऐसा है कि वो दैट पर्सन इज इन्वॉल्व्ड और उसके उसकी उस पर्टिकुलर जो पोस्ट कह ले, सीट कह ले या ऑनरेबल जो उनके जो बेंच है वो कह ले, जब तक उसका डिसीजन नहीं आता कि भाई वेदर दे कैन एक्चुअली भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तब तक वो ये मेरी नजर में उनकी जो वो नहीं है केस वो नहीं आती। पॉइंट है मैं चीमा साहब की तरफ चलता हूँ। चीमा साहब डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं, कैसे वो कहते हैं ना हमें मराहत ज्यादा मिल रही है ना हमें कोई, हमें तो ड्यूटी करनी पड़ रही है, और उसके अंदर भी आया कि उसके अंदर क्रिटिसिज्म भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं बेचारे कि वो हमें अगर एक ड्यूटी असाइन कर दी है, कोई आम कानून भी नहीं है, आइन के अंदर तरमीम हुई है, 2/3 मेजोरिटी है, उसके अंदर बहस की जा सकती है, बहरहाल वो तो एक बाद में मामला है। वो कहते हैं जी हम डायरेक्ट बेनिफिशरी कैसे हैं, हम तो ऑनरेबल जो पहले भी जज थे अब भी हैं, हमारी कोई मराहत में एक्स्ट्रा काम करने से कोई पर्क एंड प्रिविलेज तो नहीं मिले, मैं कैसे डायरेक्ट बेनिफिशरी? बात ये भी ठीक है क्योंकि देखिए बेनिफिशरी तो एक बड़ा एक कंट्रोवर्शियल टर्म हो जाएगा इस सूरत हाल में, और मेरे ख्याल बेंच से भी ये ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं कि एडिशनल ड्यूटी इसको अगर आप बुनियादी उस सतह पे लेके आएंगे ना, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव बेंच है, मतलब ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ वर्क की बात है कि एक अदालत के अंदर कितने बेंच होने चाहिए।
अभी आपके हाई कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ बेंचेस बने हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं। कुछ टैक्स की डिवीजन बेंचेस बनी हुई हैं, कुछ क्रिमिनल सुनते हैं मामला, कुछ जनरल सिविल सुनते हैं। इसको कह देना कि ये जो बेंच है ये टैक्स का बेंच है और ये टैक्स के मुकदमात सुनता है, तो ये तो उस हिसाब से बेनिफिशियरी हो गया। समझ रहे हैं? ये तो खास एक ड्यूटी है जो इनकी जिम्मे लगाई गई है जजेस की। सो टू कॉल देम बेनिफिशियरी, थोड़ा सा मेरा ख्याल यहाँ पे या तो वही बात है आपकी, या तो इनके पर्क्स और प्रिविलेजेस में कोई इजाफा होता या इनको कोई बेनिफिट मिल रहा होता टर्म में, और वो तो फिर एक बात बनती। अब एक और है, अगर ये भी होता तो भी जरूरी नहीं था कि यहाँ पे सुनने से ही कासर हो जाते जज साहब, ऐसा नहीं होता। अगला पॉइंट जी वो कहते हैं आप 26वीं आईनी तरमीम की खुद पैदावार है, इसको इस एंगल से ले लें। जी जी वो कहते हैं जी आप किस तरह से उस चीज को असेस कर सकते हैं जिसके आप खुद जो है उसकी पैदावार है, ये तो वही सुनेगा जो इससे पहले है। तो ये भी एक आर्गुमेंट फ्लोट कर रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? वो अपनी जगह पे है। ये जो बातें हैं ना, ये कानूनी वो नहीं है, इसमें कोई लीगल एब्सोल्यूट बाइंडिंग फोर्स नहीं है इस बात के अंदर। ये प्रोप्राइटरी की चीजें हैं। ठीक कि तकाजा इसका ये है इंसाफ का कि इन लोगों को नहीं सुनना चाहिए। ठीक लेकिन जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, रिक्यूज करना जो है ना, अल्टीमेटली वो उसकी अपनी मर्जी होती है। ओके अगर आप उसके खिलाफ बायस अलेज करते हैं, अगर आप कहते हैं कि इसका इसमें कोई जाती जो है इन्वॉल्वमेंट है मुकदमे के अंदर, या इसको नहीं किसी वजह से सुनना चाहिए, तो भी ये जज जो है खुद डिसाइड करता है कि क्या ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें मुझे मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। और बहुत सारे केसेस में जजेस रिक्यूज कर जाते हैं। थोड़ा सा इसको लीगैलिटी से हटकर इखलाकियात पे अगर आप बात कर ये इखलाकियात का ही है करने के लोग अब सारे देख भी रहे हैं ना, उस तरह से लाइव स्ट्रीमिंग है, एक बड़ा इशू है, हर उसके बंदा। अब मैं उस पे आता हूँ। देखे ना, जज जो बेंच है उसकी मुश्किल क्या है, थोड़ा इसको भी अप्रिशिएट करें। वो ये कहते हैं कि अगर हम करना भी ये चाहें, क्या हम कर सकते हैं या नहीं, बात ये है। ठीक ठीक वो कहते हैं कि आईनी शिक ये कहती है कि सिर्फ आईनी बेंच ये मुकदमा सुनेगा। तो आईनी बेंच पूरे कोर्ट को डिक्लेयर कर दें आप, ये किया जा सकता है, ये एक रास्ता है। और मेरा ख्याल बाकी है जजेस ऐड करके आईनी बेंच डिक्लेयर कर मेरा ख्याल है बेंच से ये तजवीज आ चुकी है। ठीक लेकिन अभी तक जहां तक मेरा इल्म है, जो वुकला हैं उनमें इसके ऊपर इत्तफाक नहीं है ठीक कि क्या अगर पूरी सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच बना दी जाए तो हमें मंजूर है या नहीं। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कुछ वुकला की मेरा ख्याल ये तजवीज है या ये मांग है कि जो फुल कोर्ट होगा, जो 26वीं आईनी तरमीम की जो तकरीरें उसके तहत हुई उससे पहले का फुल कोर्ट है। ठीक ठीक कुछ वुकला उस पे हैं और कुछ वुकला गालिबन इस पे मुत्तफिक हैं कि अगर पूरी इस वक्त की मौजूदा कोर्ट को बैठा दिया जाए तो हम इस पे इत्तफाक कर लेंगे। समझ रहे हैं? तो इस वक्त यहाँ पे कोई एक कंसेंसस नहीं है। तो प्रैक्टिस प्रोसीजर के तहत आप रेफर कर सकते हैं। ये तो कोर्ट नहीं, कोर्ट देखिए, ये कोर्ट ने फैसला करना है, यही तो बहस है। बहुत सारे वुकला ये कह रहे हैं कि आप इस पे एक फैसला दें जी, हम हमारी तजवीज या कंसेंसस पे ऑर्डर ना करें, आप कानूनी तौर पे एक फैसला दें कि ये फुल कोर्ट को मामला सुनना चाहिए और फुल कोर्ट और हम फुल कोर्ट को भेज रहे हैं। ठीक ठीक यहाँ पे बेंच महसूस करता है कि ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये देखने की चीज है। बिल्कुल ठीक। जब हम आपको ऑफर कर रहे हैं तो ऑफर के ऊपर कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा। ठीक ठीक। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। जी आ रही है। मैं अमर की तरफ लेके चला। अमर, एक तो ये है कि ऑनरेबल जज के ऊपर 22 का डायरेक्ट बेनिफिशियरी होने का या उसकी बेबी ऑफ द क्रिएशन कह लें कि उसका होने का, इस तरह की जब आपके ऊपर एलिगेशन आ रही हो तो कई चीज़ें जो है वो फर्स्ट एग्जांपल के तौर भी आ रही होती हैं। तो केस ऑफ फर्स्ट एग्जांपल या फर्स्ट साइटेशन आप कह सकते हैं, उस सूरत में भी तो कोर्ट एक उसके अंदर वर्डिक्ट देता है जिसके मुतालिक अगर ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जो अब लग रही है तो कोर्ट दे तो सकता है। दे तो सकता है, लेकिन मेरी जो राय है ना इस सारे मुकदमे में वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने पास की है। पार्लियामेंट सुप्रीम है हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाले खाते में। ठीक, सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल मौजूद है। हर इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने दायरे कार में रहते हुए अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। अब एक 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, अब आप उसे कहे गुड लॉ बैड लॉ व्हाटएवर, उस डिबेट में हम नहीं जाते। इस बेंच को मेरी अपनी राय ये है कि इन चीजों से बालाताक होकर, इन चीजों से बालातर होकर अपना एक फैसला दे देना चाहिए कि आया ये 26वीं आईनी तरमीम की समाअत हो सकती है नहीं हो सकती, ताकि मामला आगे जाए। इतने दिनों से इस मामले के ऊपर
मैं मुख्तलिफ वकला की दलाइल सुन रहा था और बड़े बड़े हमारे फाजल वकला है वो ये तक बातें कर रहे हैं कि जनाब आप इसका पहले कॉन्टेक्स्ट देखें कि एक इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन की अकाउंटेबिलिटी और स्क्रूटनी से बचने के लिए एक ऐसी आईनी तरमीम लाई गई जिसमें कुछ ऐसे जजेस सेलेक्ट किए जाएं जिनको ये कंट्रोल कर सकें, कमांड कर सके। वो सारी जो बातें लेफ्ट राइट हो रही हैं वो ये जजेस उन चीजों को इंटरेस्टेड नहीं है और वो खुद उनको कह रहे हैं कि आप हमसे सीधी सीधी आईनी बात करें कि आया हम कर सकते हैं कि नहीं। आप सीधी सीधी वो जो 26वीं आईनी तरमीम और वो जो सेक्शन है रेलेवेंट वो देख लें, उसमें तो इसकी इजाजत ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में इसमें फैसला देकर बात को आगे चलाए, कम से कम बात आगे तो निकले। बात तो आगे चले। मैं पॉइंट आ गया। मैं शाम आपकी तरफ आऊंगा। अब नया जो आर्टिकल इंसर्ट किया है जिसके तहत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो है वो सिर्फ आईनी बेंच ही सुनेगा। अब उसके नतीजे के अंदर जाहिर है लाइव स्ट्रीमिंग भी एक चल रही है। लाइव स्ट्रीमिंग के मुतालिक एक सवाल ये है कि यहाँ पर एक कह लें कि क्योंकि पता चल रहा होता है तो आप उसके अंदर बहुत सारे हमने अपने सीनियर वकला भी देखे जो एक ऐसी बातें थी जो कानूनी नहीं थी। उसके अंदर पॉपुलैरिटी का एलिमेंट तो हो सकता है लेकिन कानूनी एलिमेंट नहीं था। तो ये आप समझते हैं कि ये साइड इफेक्ट है लाइव स्ट्रीमिंग का जिसके अंदर आपको पता है दुनिया देख रही है, आपको वो बात छेड़ेंगे, वो दुनिया बड़ा वायरल होगी उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर कानूनी बात कोई नहीं है। देखें जो इस तरह की लाइव स्ट्रीमिंग है ना, इसका मेरी नज़र में आप सिर्फ जनरल पब्लिक को वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि क्लासिफाइड है, ठीक। और आप जो भी वहां पे हीटेड आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, मतलब जजेस और लाइव दिखा रहे हैं, बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं, और जजेस और वकला के दरमियान में जो बेसिकली एक सिलसिला चलता है, एक मेरी नजर में कई ऐसे मामला हुए आर्गुमेंट का, और एक टग ऑफ वॉर भी उधर से रिबटल्स आ रहे होते हैं और जजेस जो हैं वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस इंस्टीट्यूशन की मौकरी बनाई जा रही है। मैंने आपके शो में कुछ अर्सा पहले भी ये बात की थी कि सर हमारी नजर में ये मुकद्दस इस वजह से है कि हम इन लोगों के सामने अपेयर होते हैं और हमने लोगों को, जनरल पब्लिक को इंसाफ लेके देना है। हमारे को एक वकील के और एक जनरल जो नॉर्मल एक ले मैन है उसको इन चीजों से कोई नहीं मकसद के नॉर्मल प्रोसीडिंग्स के अंदर या जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है उसके अंदर क्या मतलब हो रहा है, जो वो फिर इस इंस्टीट्यूशन को उसी नजर से देखेगा कि यार अगर ये इंसाफ प्रोवाइड खुद नहीं कर पा रहे और अपने मामलात के अंदर ये इतने जिसे कहते हैं स्कैटर्ड हैं, तो मेरे एक केस में जिसमें मैंने एक जज फाजिल जज साहब के सामने अपेयर होना है, तो इसका मतलब है उसका भी फेट यही होगा कि जिसमें मतलब सिर्फ और कंटिन्यूएंस है, डिले है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ बहस है, और एक वकील जो है वो प्रेजेंट कर रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ जज साहब को दलाइल के तौर पे सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है, पर आगे से जज साहब कह रहे हैं कि जी ये तो आप गलत बात कर रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल उसको बैश कर रहे हैं। तो ये मेरी नजर में ये सिर्फ और सिर्फ मौकरी है जो कि ये एक लाइव स्ट्रीमिंग के तहत आप अपना मजाक खुद बना रहे हैं। बिल्कुल ये एक प्रिविलेज्ड और क्लासिफाइड कुछ इंफॉर्मेशन इस तरह की है या प्रोसीडिंग्स इस तरह की हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो नहीं होती है। मैं चीमा साहब की तरफ आता हूँ। चीमा साहब, अब बात ये है कि मैं लेट मी बी स्टिक टू द प्रोसीजर। उसके अंदर जो अभी बात है कि जनाब ये आप इसको नहीं कर सकते या कर सकते हैं, अगर ये लेट सपोज बेंच जो है वो तजवीज़ दे देता है और रेफर कर देता है कि जनाब ये हम नहीं सुनते, इसके अंदर आर्गूमेंट आए हैं, तो क्या अगला जो शख्स है, मिसाल के तौर पे रजिस्ट्रार साहब को भेज देते हैं, वो कहते हैं कानून में मेरे पास भी ये नहीं है कि मैं इसको किस तरह से करूं, तो ये तो फिर एक शटल कॉक बनना रहेगा मामला। ये प्रॉब्लम एक है। दूसरा ये है कि वो जो ऑर्डर होगा, देखे ना, वो ये कह रहे हैं कि आप एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो भी बैठा हुआ है, ये बेंच एक फैसला दे दे कि इस मामले को फुल कोर्ट सुने जी, ये फैसला देते हैं। तो उसके ऊपर बाइंडिंग होगा, वो कहेगा जी आप कौन है, मैं आपको बात की मानूं? नहीं, वो बाइंडिंग होगा रजिस्ट्रार के ऊपर। जाहिर है एक जुडिशियल ऑर्डर है, क्योंकि देखें एक असूल इसमें है और ये कॉमन सेंस असूल है, वो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट एक शिक को जांच रही है कि ये शिक आईनी है या नहीं, ठीक, तब तक, जब तक वो जांचती है तब तक तो उस पर अमल करना लाजम ना होगा ना जी। अगर आप ये तसव्वुर कर लेंगे फिर तो आप आप वो जांचेगी कैसे? फर्ज कर लें कल पार्लियामेंट ये आईनी तरमीम कर देती है कि सुप्रीम कोर्ट बंद कर दी जाती है,
और वहां पे एक बंदा पिटिशन करना चाहता है कि ये आइन के खिलाफ है जो अमेंडमेंट आई है, जी। सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी कैसे? तो ये नहीं हो सकता। जाहिर है जब तक, ये कॉमन सेंस की बात है कि जब तक वो जांच रही है उस आईनी तरमीम को, तब तक सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर मनोवन अमल करने के लिए पाबंद नहीं है। अब हैविंग सेड दैट, ये एक अलग सवाल है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लाजमन इसको सुनने पर पाबंद ना भी हो, तो ये भी तो जरूरी नहीं है कि फुल कोर्ट ही सुने। ठीक ठीक, ये भी तो चीज इन द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट है। ठीक, वो साइलेंट हर मुकदमे के ऊपर फुल कोर्ट तो नहीं बनाया जाता। ठीक। तो अब जो पिटिशनर्स मांग रहे हैं वो ये मांग रहे हैं कि चलें यहां तक आपको ले जाते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इज नॉट नेसेसरली वही सुने, चलें। अब अगला मरहला जो है वो सर्टेन नहीं है। यू कैन नॉट डिमांड के फुल कोर्ट बनाया जाए, ठीक। ये तो फिर कोर्ट की मर्जी होगी। अच्छा जी, सर एक बात बताएं, आप बतौर कौम, विल इट बी एक्सेप्टेबल टू अस कि जी अगर फुल कोर्ट बैठ जज दिए और 26वीं आईनी तरमीम को लेट सपोज उसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म है, तो वो अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर हम कहेंगे जी फिर क्या क्रिटिसिज्म होगा? पॉसिबिलिटी तो दोनों है ना, 26वीं आईनी तरमीम। क्रिटिसिज्म तो क्या खैर होता रहेगा या नहीं होता रहेगा, एतराजात अपनी जगह रहेंगे, लेकिन वो फिर फैसला तो वही होगा। फैसला तो अगर वही वो कर देगी कोर्ट तो जाहिर है वो फैसला तो वही है। रिव्यूज का फिर मांगा जाएगा और एक अलग वो उसके रिव्यू में ग्राउंड शायद ये उठाए जाएं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग तो दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। अब इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को एक ऑर्डर पास करना होगा यहाँ पे कि ये मुकदमा फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। ठीक ठीक ठीक, इस मुकदमे को सुनने के लिए। बिल्कुल ठीक। ठीक है, वो जब ये जो कि अभी तक कानून में मौजूद नहीं है कोई ऐसी चीज बेंच के हवाले से कि फुल कोर्ट कहा जाए, साइलेंट है ना वो एक ये तो फ्रॉम टाइम टू टाइम चले करती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ भी होता है, कोर्ट रेफर कर देती है मैटर के इसके ऊपर फुल कोर्ट बनाना चाहिए, दैट इज पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है, टाइम जो है वो कम है मेरे पास। मैं अमर आपसे और फिर मैं शाम से मुख्तसर एक वन लाइनर, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, क्या उसको इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए एक थोड़ा सा कि जनाब आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते? आर्गुमेंट एक है कि भाई पॉलिटिशियन आर आल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वो भी अपना हिस्से की कुर्बानी देंगे, ठीक है, आप उसके ऊपर इतराज भी कर सकते हैं। उनका अगर हिस्सा आ गया अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के अंदर या दूसरी जगह पे, तो उसके अंदर क्या कोई इतनी आफत आ गई? सर आफत नहीं आई है, पूरी दुनिया में पार्लियामेंट से भी लोग जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट का हिस्सा हैं, होते रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रेडिशनली इस चीज को बड़ा एक नो गो एरिया समझा गया कि जजेस की अगर अपॉइंटमेंट है तो जजेस खुद ही करेंगे, बाहर का कोई शख्स नहीं आएगा। अब वो जाहिर बात एक चेंज आया है, पार्लियामेंट से कुछ लोग शामिल हुए। ट्रेडिशनली अटॉर्नी जनरल के पास नहीं होता था एक वोटिंग का राइट, लॉ मिनिस्टर का नहीं होता था, वो लोग भी सब शामिल हो गए ना। अब सवाल ये है, मैंने जो पहले बात की है प्रोग्राम के स्टार्ट में, द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस टाइमिंग में ये सारी अमेंडमेंट आई है और उसके बाद वो कोड वाली बात आई है, तो चीजों को बिला वजह हम लोगों ने मशकूक बना दिया है और कुछ नहीं है। मैं शाम आपकी तरफ आऊंगा, इतना जरूरी है सेपरेशन ऑफ पावर, बेसिक स्ट्रक्चर उजाड़ दिया, ये कर दिया, इस तरह की बातें सुनने में आ रही है। क्या वो कोई हमसाया मुल्क से आए हैं, वो भी तो हिस्सा हैं? आप किस तरह से देखते हैं? अगर आने दिए उनको भी अपॉइंटमेंट में आ जाए, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट में आने, क्या आप समझते हैं उससे चीजें डगमग हो? सर देखें, बात यह है कि हम पहले क्या देखते आए हैं कि जब ये सारी पावर्स जजेस की अपॉइंटमेंट की सिर्फ और सिर्फ जजेस के पास ही थी, तो सर मुझे ये बताएं ना कि जजेस आपके सामने हैं कि फेवरिज्म के ऊपर आते गए जी, ये फलां जज है जी, ये आगे उनका बेटा आ गया जी, वो भी जस्टिस हो गया, ठीक, बड़ी माजरत के साथ सर, ये फलां जज है, ये उनका जूनियर है जी, ये फलां जज है जी, ये उसका दामाद है जी, ठीक है, ठीक। अब सर जब ये फेवरिज्म के ऊपर अपॉइंटमेंट्स हो रही थी तो आप प्रोडक्ट्स आपने देखे हैं सर, ठीक, मैं ज्यादा हार्श नहीं बोलना चाहूंगा, आपने देखे हैं, और वहां पे क्या हुआ कि वहां पे जिसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज हुई आपकी जो कॉम्पिटेंसी, ठीक ठीक ठीक। अब जब इस सिस्टम के तहत उन्होंने इंटरवीन कर लिया कि जी 8 MNAs, 4 सेनेटर्स और एक कमेटी बना दी कि वो डिसाइड करेंगे जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, तो मुझे बताएं कि सर यहाँ पे अगर मेरा ओपिनियन मांगते हैं ना आप, तो अगर कोई मोस्ट डिजर्विंग है ना सर, तो उसके ऊपर कभी भी रिजेक्शन लग ही नहीं सकता, बिल्कुल। और वो लोग अपॉइंट होंगे जो कि जेन्युइनली डिजर्व करते हैं, जो कि इस कानून, इस
के साथ उनकी वाबस्तगी है, जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं और जो अपनी एक फील्ड के अंदर दे हैव ऑलरेडी बीन अथॉरिटी, उनके पास मतलब ट्रेमेंडस लिस्ट ऑफ केसेस हैं जिनके तहत वो ऑनरेबल कोर्ट्स में अपेयर हो सके। बिल्कुल, यहाँ पे सिर्फ पीछे वाले कुछ 10-12 साल के अंदर फेवरेटिज्म होता है, 15 साल इससे पहले भी कमेटी ही फैसला करती थी। ठीक है, पॉइंट आ गया। मैं अब चीमा साहब आपकी तरफ जाता हूँ। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑनरेबल जजेस अच्छी बात है। चीफ जस्टिस का मामला सेटल था। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, अमेंडमेंट ने उसको भी छेड़ दिया। उसके अंदर अब जाहिर है वो उधर से चीजें सारी मैनेज होती हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो वो एक बड़ा इतराज है कि जनाब एक बंदा पहले अपॉइंट हो जाता था, उसे पता होता था वही चीफ जस्टिस है, कोई हेर फेर नहीं होती थी। आपने उसके अंदर भी कहा जी 3 होंगे, फिर उसमें से डिसाइड किया जाएगा जो आपका मिन्नत है। सही बात है। मैं इसको एक और एंगल से मेरे भाई की बात को आगे लेके चलूंगा। देखें, जब से पाकिस्तान हमारा बना है ना, तब से ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मामला इस तरह ही रहे हैं, उलझते रहे हैं। कभी जजेस का केस आ गया, कभी मूवमेंट आ गई, कभी आर्मी का टेक ओवर हो गया, कभी मुकदमा बना तो उस पर फैसला दे दिया गया कि टेक ओवर वैलिड है, कभी आपका डिफेक्टो प्रिंसिपल आ गया। ये चलता रहा है हमारी तारीख। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ जी, टाइम की मतलब कम है, बस मुख्तसर 2 जुमलों में, आपकी गैर आईनी कुव्वतों का असर बहुत ज्यादा भी रहा है और कुछ कम भी रहा है। बिल्कुल ठीक, हमारी हिस्ट्री में बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। बात यह है कि आम अवाम को इंसाफ चाहिए दहलीज पे और सस्ता। बिल्कुल ठीक है। इस पे किसी अदवार में इंप्रूवमेंट हुई है? दिस इज द क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन। ये उलझता रहेगा मामला, ऊपर चले जो भी है, बट आपने पब्लिक को जस्टिस देना है। पब्लिक को जस्टिस ड्यूटी, उसमें कभी कोई इंप्रूवमेंट हुई है? बिल्कुल ठीक है नाज़रीन। किसी भी आइन और कानून साजी की मकसद जो है वो एक आम शख्स को इंसाफ देना है। अनफॉर्चुनेटली ये मामला यहाँ पे नहीं रहा और वो एक आम शख्स जो है, वो एक आम पाकिस्तानी हमेशा से इग्नोर होता आया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मामला बेहतर होंगे। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।